हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, जिसमें हमने एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1803 से 1805, 1803 टू 1805, ये इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे कुछ बिंदुओं पर पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे पहला, हम इसे पढ़ेंगे 3 पॉइंट्स पर। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कारण। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में या दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि, और तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे सीधा ये युद्ध। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को कंप्लीट करते हुए हम ये पूरा युद्ध कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कारण में हम 4 कारण पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि में हम कुछ 1-2 चीजें देखेंगे। जैसे पहला हम देखेंगे समझौता। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे समझौते के तहत, यानी समझौते के तहत होने वाले युद्ध, और इसके बाद युद्ध का परिणाम, और एंड में देखेंगे हम लोग परिणाम के बाद होने वाली संधि। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरे में हम सीधा सीधा इस युद्ध को देखेंगे। युद्ध के बाद हम होने वाली संधि को देख लेंगे, और संधि के बाद हम पूरे जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है उसका निष्कर्ष देखेंगे, यानी इसका एंड में कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, ये हम 3 बिंदुओं के आधार पर पूरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। ठीक है, मैं क्या बताया आप लोगों को, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हम देखने वाले हैं। टाइम पीरियड इसका होगा 1803 से 1805। महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं के आधार पर हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये हो गया आपका पहला बिंदु, ये हो गया आपका दूसरा बिंदु, और ये हो गया तीसरा बिंदु। ठीक है, पहले में हम कारण को देखेंगे, यानी ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसके कारण क्या थे। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे पृष्ठभूमि, यानी इसका बैकग्राउंड क्या था। तो उसमें हम देखेंगे समझौता, समझौते के बाद युद्ध, युद्ध के बाद परिणाम, और परिणाम के बाद होने वाली संधि। ठीक है, और थर्ड में हम देखेंगे जो पूरा का पूरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो, उसके बाद होने वाली संधि, और संधि के बाद होने वाले निष्कर्ष। यानी पूरे के पूरे जो ये युद्ध होंगे, इसके जो पूरे कार्यक्रम हो रहे होंगे, चाहे युद्ध हो चाहे संधि हो, जो भी चीजें हो, उसका पूरा निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, इसका निचोड़ क्या निकला। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का हम कारण देखेंगे। कारण, ठीक है, कारण में मैं आप लोगों को बताया 4 कारण देखेंगे। देखिएगा, अगर आपने पूरा मराठा युद्ध देखा है फर्स्ट वाला, यानी जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है, इसमें अगर आपने देखा है तो पूरे षड्यंत्रों के बारे में, पूरी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे मराठों के बीच आपसी असहमति बनी है, कैसे रघुनाथ राव अलग पार्टी बना लिए हैं मराठों में रहते हुए, कैसे नाना फडणवीस आकर के मीडिएटर का काम करते हैं, एक नेतृत्वकर्ता का काम करते हैं और मराठा साम्राज्य को बिगड़ने से बचाते हैं।
ठीक है, यानी मराठा साम्राज्य आपस में ही बट गया था। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आगे दिखाई देगा। ठीक है, हालांकि जो सालबाई की संधि थी उसके बाद से पूरा का पूरा जो मराठा संघर्ष था या मराठों और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष था वो रुक गया था और लगभग 20 वर्षों तक रुका रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें दबी हुई थी, कुछ चिंगारी दबी हुई थी जो आगे चल करके ज्वाला बनने वाली थी, और उन्हीं को हम कारण के रूप में देख रहे हैं। यानी जो चिंगारियां थीं जो आगे चल करके ज्वाला बनेंगी या ज्वालामुखी का रूप लेंगी, उन चिंगारियों को ही हम कारण कह रहे हैं। ठीक है, तो 4 कारण हमें देखने हैं। सबसे पहला कारण देखिएगा, पहला कारण योग्य मराठा व्यक्तित्व का अंत या अभाव, ये पहला कारण था। अभी इसे क्लियर करेंगे क्या है ये। फिर दूसरा कारण मराठों का आंतरिक असंतोष तीसरा कारण हम देखेंगे अंग्रेजों द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। ठीक है, ये तीसरा कारण बना। और चौथा कारण बनेगा पेशवा बाजीराव सेकंड या बाजीराव द्वितीय की दुर्बलता षड्यंत्रकारी व्यक्तित्व तथा मराठों के नेतृत्व में अयोग्य। ठीक है, ये मुख्यतः 4 कारण थे जिस वजह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आगे चल करके होने वाला है। ठीक है, पहला कारण क्या था? योग्य मराठा व्यक्तित्व का अंत या अभाव। ठीक है, आपने पिछले युद्ध में देखा या पिछले टॉपिक में देखा या फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में देखा कि जब मराठे आपस में लड़ रहे थे, मराठे क्या, जब रघुनाथ राव षड्यंत्र कर रहा था, नारायण राव की हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ गया, इन सारे कारणों से मराठा साम्राज्य कहीं न कहीं ध्वस्त हो रहा था, कमजोर हो रहा था। तो उसे बचाने के लिए एक योग्य मराठा व्यक्तित्व आता है, और उनका नाम था नाना फडणवीस या बालाजी जनार्दन भाऊ। ठीक है, नाना फडणवीस या बालाजी जनार्दन भाऊ एक योग्य मराठा बन करके आते हैं, योग्य थे ही, लेकिन योग्य मराठा बन करके
वहां पूरा नेतृत्व करते हैं। और जहां पर रघुनाथ राव चोट कर रहा था, जिससे मराठा साम्राज्य की जो बिल्डिंग है, मराठा साम्राज्य का जो किला है, जो साम्राज्य है, गिर जाए, उसे वो बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ये पॉइंट दूसरे युद्ध में क्यों बता रहा हूं कि योग्य मराठा व्यक्तित्व का अंत। ठीक है, कारण क्या था, नाना फडणवीस पहले वाले युद्ध को तो बचा लिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, नाना फडणवीस की हो जाती है मृत्यु। कब होती है, 13 मार्च 1800 को। 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो गई, जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके बाद लगभग जितने भी योग्य मराठा थे, जितने भी योग्य मराठा थे, उन सभी का अभी तक, यानी इनके मृत्यु तक अंत हो चुका है। एक तो मेन सरदार के रूप में, मेन मराठा सरदार के रूप में योग्य नेतृत्व नाना फडणवीस का, इनकी मृत्यु हो गई 13 मार्च 1800 को। और इनकी मृत्यु के बाद तक में और भी जो मराठा नेतृत्व थे, जो योग्य थे, उनका भी अंत हो जाता है, वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला क्यों, अब जब कोई योग्य मराठा बचा ही नहीं है, कोई योग्य मराठा व्यक्तित्व है ही नहीं, तो जो भी हस्तक्षेप होगा, जो भी असंतोष होगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और जब कोई नहीं है तो युद्ध होना ही है। इसीलिए ये पहला कारण मैंने प्रूफ कर दिया कि कैसे योग्य मराठा नहीं होने के कारण युद्ध होने वाला है। दूसरा, मराठों का आंतरिक असंतोष, असंतोष की जगह एक अच्छा शब्द लिखेंगे, मराठों का आंतरिक संघर्ष। क्योंकि केवल ये असंतोष तक ही नहीं रह गया था, ये संघर्ष के रूप में भी बदल चुका था। कैसे, देखिएगा, आपकी जो इतिहास की पुस्तकें हैं या इतिहास की किताबें हैं, उसमें इसे लिखा गया है आंतरिक संघर्ष या आंतरिक असंतोष, किसका, मराठों का। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंतरिक असंतोष या आंतरिक संघर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये आंतरिक असंतोष होता, आंतरिक संघर्ष होता, तो बाहरी व्यक्तियों को पता नहीं होता। बाहरी व्यक्ति यहाँ पर कौन है, बाहरी व्यक्ति यहाँ पर है अंग्रेज। और अंग्रेजों को मराठों के जो भी आंतरिक मामले हैं उसका पता चल रहा है। पता चलने का क्या कारण हो सकता है, केवल दो कारण हो सकते हैं। या तो अंग्रेज बहुत ही आंतरिक मामलों तक हस्तक्षेप कर रहे थे, या तो मराठों का जो आंतरिक मैटर है या इंटरनल मैटर या आंतरिक मामले हैं, वो आंतरिक न रह करके बाहरी थे। ठीक है, और ये वाकई में जिन्हें आंतरिक संघर्ष लिखा गया है, ये आंतरिक संघर्ष नहीं थे, ये कहीं ना कहीं बाहरी संघर्ष थे। तब जाकर के अंग्रेजों को इसका पता चलता है। ठीक है, कैसे, आंतरिक संघर्ष को हम कैसे समझेंगे, जब भी मराठा साम्राज्य चल रहा था, इसे थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, देखिएगा, मराठों का जो पूरा साम्राज्य था वो मिलजुल करके चल रहा था। यानी मराठों में जैसे पेशवा हो गए, गायकवाड़ हो गए, निजाम हो गए, सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, भोसले हो गए, ये सारे लोग मिल करके मराठा साम्राज्य का शासन प्रशासन चला रहे थे। ठीक है, सारी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन उनमें आपस में ही संघर्ष होने लगा। और अगर आपस में संघर्ष हो रहा होता तो इसे बैठ करके समझ लिया जाता, लेकिन ये संघर्ष बाहर तक फैला हुआ था, जिस कारण से अंग्रेजों की नजर उस पर थी। और जब अंग्रेजों ने देखा कि इनका जो आंतरिक मामला है वो बाह्य मामला बन चुका है, तो अंग्रेज यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण कारण बनता है जिसके कारण संघर्ष बनेगा। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, मराठे जो पूरा शासन कर रहे थे या साम्राज्य चला रहे थे, वो मिलजुल करके चला रहे थे। जैसे मिलजुल करके चलाने वालों में पेशवा थे, मिलजुल करके चलाने वालों में गायकवाड़ भी थे, इसमें होलकर भी थे, इसमें सिंधिया भी थे, इसमें भोसले भी थे, और इसमें
निजाम भी थे। ठीक है, ये सारे मिलकर के मराठा साम्राज्य को चला रहे थे। ठीक है, भले नाम मराठा शासकों का रहा या पेशवाओं का रहा, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग से शासन चल रहा था। जैसे पेशवाओं का अगर केंद्र देखा जाए तो वो पूना था, गायकवाड़ का देखा जाए तो बड़ौदा था, या जिसे आप बड़ोदरा कहते हैं गुजरात में, होलकर आपके इंदौर में थे, सिंधिया आपके ग्वालियर में, भोसले आपके नागपुर में, और निजाम हैदराबाद में। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र भी तो बटा हुआ है, तो क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनते ही रहेंगे जिससे युद्ध होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं आप लोगों को, मराठों का आंतरिक असंतोष या आंतरिक संघर्ष। अब देखिएगा, जो एरिया इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा फैला हुआ है, पूना इसमें आ रहा है, बड़ोदरा का क्षेत्र है, इंदौर का क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र है, नागपुर का है, हैदराबाद का है, तो जब इतने बड़े साम्राज्य में लोग बिखरे हुए होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी की बात पर बुरा लगेगा, असंतोष बनेगा, और जब असंतोष बनेगा तो संघर्ष होगा, और जब इतने बड़े एरिया में असंतोष फैलेगा तो ये बात बाहरी लोगों को पता चलेगी, और यह संतोष किस तरह से आंतरिक कहा जाए मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि ये आंतरिक संघर्ष नहीं था, ये बाहरी संघर्ष ही कहा जाएगा। हालांकि किताबों के आधार पर अगर इसे जानना है, पढ़ना है, तो हम आंतरिक असंतोष ही बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद से तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, अंग्रेजों द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। पहले भी आपने देखा कि मराठे किस तरह से इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे थे। जैसे रघुनाथ राव पहुंचा तो अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, चाहे वो संधियों की बात कर लें, चाहे वो सूरत की संधि की बात कर लें, चाहे आगे चल करके सालबाई की संधि की बात कर लें, या बुरहानपुर की संधि की बात कर लें, या पुरंदर की संधि की बात कर लें, किसी भी संधि की आप बात कर लीजिए, तो वहां पर आप लोगों को यह दिखाई देगा पिछले युद्ध में कि अंग्रेज मामलों में, जो भी इंटरनल मामले हों चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे आंतरिक मामले हों चाहे बाह्य मामले हों, अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, और चौथा महत्वपूर्ण कारण है पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बहुत ही नकारा निकम्मा शासक या नेतृत्व करता है, ये लिखा भी है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की दुर्बलता, षड्यंत्रकारी व्यक्तित्व। ये पेशवा है लेकिन फिर भी षड्यंत्र कर रहा है, आदत से मजबूर। ठीक है, पिता से ही मिला है। ठीक है, इसके बाद से मराठों के नेतृत्व में अयोग्य, ये चौथा कारण था। अगर ये पेशवा सही होता, अपने आप को मजबूत बनाए रखता, ठीक है, योग्यता से अपना नेतृत्व संभालता, तो भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होता, या उसका परिणाम कुछ और हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये चार कारण मिल करके युद्ध करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। पहला, योग्य मराठा व्यक्तित्व का अंत, यानी कैसे अंत हुआ, मराठों का आंतरिक असंतोष, कैसे आंतरिक असंतोष होगा, अंग्रेजों द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, पेशवा बाजीराव द्वितीय की दुर्बलता, और षड्यंत्रकारी व्यक्तित्व। ठीक है, ये कारण हो गए। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अब हम देखेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। देखिए, पृष्ठभूमि, पहले हेडिंग को समझते हैं, इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोला कि कुछ कारण है और उन कारण से एक युद्ध हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा सीधे कारण के बाद युद्ध हो गया होगा, कुछ और स्टेप बन रहे होंगे और उन स्टेप को फॉलो करते हुए हम युद्ध तक पहुंचे होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई दो व्यक्ति हैं और इन दोनों में कुछ विवाद हो गया। जैसे ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है, ए ने बी को कुछ अपशब्द कह दिए। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा सीधे युद्ध हो जाएगा,
ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी, जैसे इसने रोका होगा या जवाब दिया होगा या और सारी बातें हो रही होंगी, तो धीरे धीरे कुछ स्टेप बन रहे होंगे और स्टेप के बाद ये युद्ध हुआ होगा। तो जो ये स्टेप है यहाँ से यहाँ तक, यानी कारण से लेकर के युद्ध तक पहुंचने तक का, इसे हम कहते हैं पृष्ठभूमि। यानी कुछ लेयर्स, कुछ स्टेज, कुछ फेजेस या कुछ चरण बन रहे होंगे जो युद्ध तक हमें पहुंचाएंगे, उसे ही हम पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या कहती है? पृष्ठभूमि में सबसे पहले जानिएगा, यहां पर नाना फडणवीस, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जितने भी योग्य मराठा थे उनका भी अंत हो गया। दूसरे में देखेंगे अब यहाँ पर समझौता, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि ये पृष्ठभूमि में हम ये पॉइंट पढ़ेंगे। समझौता, अब क्या समझौता है ये देखिएगा। इधर थे पेशवा और इधर थे सिंधिया। कौन थे? सिंधिया। इनके बीच समझौता हुआ था। सब्सक्राइब। पेशवा और सिंधिया, इनके बीच हुआ है समझौता। कैसा समझौता है कि पेशवा क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। किसकी करेंगे? सिंधिया की। और सेम ऐसा ही सिंधिया हेल्प करेंगे किसकी? पेशवा की। ये समझौता हुआ था। ठीक है, समझौता होता है पेशवा और सिंधिया के बीच में। क्या समझौता होता है कि पेशवा हेल्प करेंगे सिंधिया की और सिंधिया हेल्प करेंगे पेशवा की। क्यों हेल्प करेंगे? अगेंस्ट या विरुद्ध किसके? होलकर के। यानी पेशवा मदद करेंगे सिंधिया की किसके विरुद्ध में? होलकर्स के विरुद्ध में। और यही दूसरा है, सिंधिया हेल्प करेंगे पेशवा की किसके विरुद्ध में? मित्रों के विरुद्ध में। किसके मित्र? नाना फडणवीस के मित्रों के विरोध में। ठीक है, क्या चीज मैं आप लोगों को बताया? समझौता होता है पेशवा और सिंधिया के बीच में कि पेशवा सिंधिया की मदद करेंगे होलकरों के विरुद्ध और सिंधिया पेशवा की मदद करेंगे मित्रों के विरुद्ध। किसके मित्रों के विरुद्ध में? नाना फडणवीस के। ठीक है, समझौते के तहत क्या होता है? तीसरा पॉइंट यहां देखिएगा, युद्ध होता है। युद्ध कहां पर होता है? मालवा में होता है। किसके किसके बीच होता है? सिंधिया वर्सेस होलकर, इन लोगों के बीच युद्ध होता है। अब जैसा प्रॉमिस था कि सिंधिया पेशवा की मदद करेंगे, पेशवा सिंधिया की मदद करेंगे, तो यहां पर सिंधिया का युद्ध हो रहा है, तो सिंधिया की मदद पेशवा करने आ गए। ठीक है, सिंधिया में कौन है? यहां पर दौलत राव सिंधिया है। ठीक है, दौलत राव सिंधिया है। अब दौलत, ये नाम हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंधिया समझिएगा। तो सिंधिया और होलकर के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसमें सिंधिया और पेशवा एक तरफ होते हैं और क्या करते हैं? पेशवा हत्या कर देते हैं
या सिंधी, दोनों बोल सकते हैं, चाहे पेशवा ने हत्या की या सिंधिया ने हत्या की या दोनों ने मिलकर के हत्या की। किसकी हत्या कर देते हैं? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बिठूजी होलकर। बिठूजी होलकर की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? इन लोगों के द्वारा, सिंधिया और पेशवा के द्वारा, बिठूजी होलकर। अब बिठूजी होलकर किसके भाई हैं? याद रखिएगा, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लीजिएगा। बिठूजी होलकर भाई हैं जसवंत राव होलकर के, ठीक है। और जसवंत राव होलकर पुत्र हैं किसके? तुकोजी राव होलकर के, ठीक है। सिंधिया और पेशवा मिलकर के बिठूजी होलकर की हत्या कर देते हैं, हाथी के पैरों से कुचलवा देते हैं, ठीक है। और ये बिठूजी होलकर जिनकी हत्या हुई थी वो भाई हैं जसवंत राव होलकर के। जसवंत राव होलकर कौन है? तुकोजी राव होलकर के पुत्र हैं। और अब इनके बारे में जानेंगे तो ये कौन है? इंदौर के महाराज हैं। और एक और फैक्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानिएगा, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पूछा जाएगा किसने कहा था, तो ये कहा था इतिहासकार हैं एक, इतिहासकार N.S. इनामदार। N.S. इनामदार, इन्होंने कहा था। तो क्या क्या बताया मैं आप लोगों को, पूरी चीजें ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। युद्ध होता है मालवा में सिंधिया और होलकर के विरुद्ध में। सिंधिया और पेशवा एक साथ होते हैं शर्तों के अनुसार। सिंधिया और पेशवा मिलकर के बिठूजी होलकर की हत्या कर देते हैं। बिठूजी होलकर जसवंत राव होलकर के भाई हैं। जसवंत राव होलकर इंदौर के महाराज हैं उस समय, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत का नेपोलियन कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इतिहासकार N.S. इनामदार। अब देखिएगा, बिठूजी राव होलकर इनकी हत्या जब कर दी गई तो अब क्या होता है? डेट याद रखेंगे यहां पर, 25 अक्टूबर 1802। क्या होता है? पूना का युद्ध, बैटल ऑफ पूना। किसके किसके बीच होता है? ऑब्वियस सी बात है, जसवंत राव होलकर के भाई को आपने मारा है तो एक तरफ होंगे जसवंत राव होलकर। याद रखिएगा, हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही महान शासक रहे हैं। एक समय इनकी ऐसी कंडीशन थी, ऐसी स्थिति थी कि अंग्रेज इनसे डरते थे और बिना शर्त किसी भी तरह का समझौता, संधि, बातचीत करने को तैयार थे। अंग्रेज अकेले परेशान किए थे। और एक समय ऐसा भी आया था कि अंग्रेजों को डर था कि ये भारत को हमसे स्वतंत्र न करा दें। अकेले व्यक्ति हैं, पूरे लोगों को जोड़ने वाले, यूनाइट करने वाले व्यक्ति हैं, और कई युद्ध में लगभग न हारने का रिकॉर्ड है इनका। तो इनको हम डिटेल में, जब हम व्यक्तित्व की सीरीज शुरू करेंगे, यानी हम महान व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे, तो उसमें हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं, पूना का युद्ध होता है 25 अक्टूबर 1802 को। एक तरफ होते हैं जसवंत राव होलकर, और जसवंत राव होलकर के अगेंस्ट में होती है संयुक्त सेना। संयुक्त सेना, संयुक्त सेना में कौन? शर्त याद रखिएगा, पेशवा एक तरफ है, पेशवा एक तरफ है सिंधिया। यही दोनों प्रॉमिस किए थे ना कि अगर पेशवा को दिक्कत होगी तो सिंधिया मदद करेंगे, सिंधिया को दिक्कत होगी तो पेशवा की मदद करेंगे। ये दोनों शर्त के अनुसार बॉन्ड है, ठीक है। जब बाउंड है तो एक साथ लड़ना ही पड़ेगा, एक साथ लड़ाई होती है। अब देखो, इनकी संयुक्त सेना है, जसवंत राव होलकर अकेले हैं, फिर भी ये युद्ध हार जाते हैं, इनकी हो जाती है हार, ठीक है। जसवंत राव होलकर जीतते हैं, और जब जीत जाते हैं तो क्या काम करते हैं ये?
जसवंतराव होलकर क्या काम करते हैं? पूना का पेशवा किसे बना देते हैं? विनायक राव को। ठीक है, और उस समय जो मेन पेशवा था यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय भाग जाता है। कहां भागता है? बेसिन भाग जाता है। बेसिन बोलिए, बसीन बोल लीजिए, बसाइन बोल लीजिए, सारी बातें हैं। क्यों भागता है? अंग्रेजों की शरण में या अंग्रेजों की मदद के लिए। यहां पर कुछ चीजें अब रोक करके आपको जाननी है। युद्ध कौन जीता है? जसवंत राव होलकर। कौन जीता है युद्ध? जसवंत राव होलकर, ये जीते हैं। महान व्यक्तित्व है, फालतू का लड़ाई करने आए नहीं थे। इनके भाई की हत्या करवा दी गई थी, भाई की हत्या करवा दी गई तो बदला लिए। शासन तो चाहिए नहीं था कि पूना का साम्राज्य मेरा हो जाए, बदला लेने आए थे, बदला ले लिए, दोनों लोगों को हरा दिए तो इनका जो क्षेत्र था यानी पेशवा का जो क्षेत्र था पूना, वो किसका हो गया? जसवंत राव होलकर का। लेकिन इनको पूना का शासन चाहिए नहीं था, तो इनके एक दोस्त हैं विनायक राव, ये पेशवा के जसवंत राव होलकर के दोस्त है विनायक राव। इनको पूना का पेशवा बना दिया जाता है। अब पूना का पेशवा इन्हें क्यों बनाया गया? तो दो कारण है। सबसे पहला, एक तो ये दोस्त हैं, दूसरा जब भी किसी साम्राज्य में कोई भी शासक बनता है तो रक्त संबंध से होना चाहिए, ये पहली शर्त होती है। अब रक्त संबंध से कैसे? देखिएगा, विनायक राव पुत्र है, किसका पुत्र है? अमृत राव का। और अगर यहां पर आप लोगों को अमृत राव का नाम याद आ गया है कि कौन है, तो आगे की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि अब क्या होने वाला, कौन व्यक्ति है ये। ठीक है, विनायक राव पुत्र है अमृत राव का, और अमृत राव पुत्र है किसका? राघोवा का, यानी रघुनाथ राव का। समझ में आ गया? रघुनाथ राव ने एक बेटे को गोद लिया था, गोद लिया हुआ पुत्र कौन था? वो अमृत राव। रघुनाथ राव का गोद लिया पुत्र कौन है? अमृत राव। पहली वीडियो में सारी चीजें बताया हूं। और अमृत राव का पुत्र है विनायक राव। विनायक राव दोस्त है जसवंत राव का। जसवंत राव पूना का युद्ध जीतते हैं और पूना का पेशवा विनायक राव को बना देते हैं। बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये रघुनाथ राव का दूसरा पुत्र है, दूसरा पुत्र है। ये भी आपको पहली वीडियो में बताया था। तो जब रघुनाथ राव युद्ध हारा था, यानी नाना फडणवीस जब आ गए थे, तो रघुनाथ राव कहां भागा था? अंग्रेजों की शरण में भाग गया था। कहां? सूरत भागा था, और सूरत की संधि कर लिया था। सूरत की संधि में क्या बोला गया था कि अंग्रेज इसको सेना देंगे और सेना का खर्चा कौन उठाएगा? रघुनाथ राव उठाएगा। सेम स्टोरी फिर से दोहराई जा रही है। बताया ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले युद्ध में पिता भागा था सूरत अंग्रेजों की शरण में, और अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि मदद करेंगे। द्वितीय मराठा युद्ध में पुत्र जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये भागता है अंग्रेजों की शरण में बेसिन। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें बता रहा हूं उसे लिखता हूं। जो एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट है, इसमें राघोवा कहां भागा? सूरत। सूरत क्यों भागा? शरण लेने के लिए, मदद लेने के लिए। किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया? सूरत की संधि कर ली। अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो यहां पर उसका पुत्र है
बाजीराव द्वितीय। ये क्या करता है, ये कहाँ भागा है, ये बेसिन भागा है। क्यों भागा है, शरण लेने के लिए। क्यों, किसकी शरण लेने के लिए, अंग्रेजों की। और अंग्रेजों ने अब क्या कर लिया, अंग्रेजों ने अब क्या किया, बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसीन या ट्रीटी ऑफ बेसिन। समझ में आ गया। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। पहले युद्ध में पिता भागा, सूरत भागा, शरण ले लिया अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने सूरत की संधि करवा ली। पुत्र भागा, बेसिन, शरण ले लिया अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने संधि कर ली, बेसिन की संधि। सूरत भागा तो सूरत की संधि, बेसिन भागा तो बेसिन की संधि। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। अब होगी बेसिन या बसाइन की संधि। ठीक है, तो संधि होती है, 31 दिसंबर 1802 को। कौन सी संधि होती है, बेसिन की संधि। किसके किसके बीच होती है, दो लोगों के बीच में, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, संधि हो गई। संधि की पहली शर्त क्या, पहली शर्त, अंग्रेजों और मराठों के क्षेत्रों व दोस्तों की रक्षा दोनों करेंगे। पहली शर्त, संधि की पहली शर्त क्या बोला गया, अंग्रेज और मराठों के क्षेत्र और दोस्तों की रक्षा दोनों करेंगे। यानी अंग्रेजों के जो क्षेत्र हैं और उनके दोस्त हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, बाजीराव द्वितीय करेगा, और बाजीराव द्वितीय के जो क्षेत्र हैं, जो मित्र हैं, उनकी रक्षा अंग्रेज करेंगे। पहली शर्त। दूसरी, जो बाजीराव है वो क्या करेगा, किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मन को अपनी सीमा में क्या करेगा, नहीं रखेगा। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, अंग्रेज, बार बार राघोवा याद आ रहा है, अंग्रेज बाजीराव सेकंड को क्या करेंगे, 6000 पैदल सैनिक प्लस तोप खाने देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अंग्रेज बाजीराव सेकंड को 6000 पैदल सैनिक और तोप खाने देंगे। ठीक है, और बाजीराव क्या करेगा, बाजीराव अंग्रेजों को भूमि देगा। कैसी भूमि देगा, जिससे कम से कम 6 लाख प्रति वर्ष की आय होती हो, ऐसी भूमि देगा। ठीक है, 26 लाख। यानी अंग्रेज बाजीराव सेकंड को 6000 पैदल सैनिक और तोप खाने देंगे। अच्छा, क्यों देंगे, ये क्यों दे रहे हैं, कि बाजीराव पेशवा बन जाए, पेशवा बन जाए। ठीक है, रघुनाथराव पेशवा था,
नाना फडणवीस आकर के हटा दिए और भाग गया रघुनाथ राव कहाँ, अंग्रेजों के पास। वैसे ही बाजीराव पेशवा के पद पर है, लेकिन आदत से मजबूर, बाप का डीएनए इसके में, तो डीएनए काम सेम कर दिए। तो क्या हुआ, बाजीराव पेशवा है लेकिन जसवंतराव होलकर गद्दी से हटा दिए तो आकर के संधि कर रहा। तो देखो क्या क्या हो रहा है इसके साथ। पेशवा बनने के लिए अंग्रेज इसको 6000 पैदल सैनिक देंगे, तोप खाने देंगे, और बदले में बाजीराव अंग्रेजों को क्या देगा, भूमि देगा, ऐसी भूमि जिसे कम से कम 26 लाख प्रति वर्ष की आय होती हो, चाहे वो टैक्स के रूप में हो जाए, चाहे फसल के रूप में हो जाए, चाहे और भी किसी माध्यम से हो जाए। ठीक है, अगली शर्त, सूरत अंग्रेजों को दे दिया। सूरत भी चला गया अंग्रेजों के पास। ये पहली संधि है सूरत की, देखो फिर यहीं पर आ गया सूरत। ठीक है, इसके बाद दो लोगों के बीच मतभेद हो रहा था, निजाम गायकवाड़, इन दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे। तो बोला गया इस संधि में कि जो निजाम और गायकवाड़ के बीच मतभेद हो रहे हैं, इन मतभेदों का निपटारा पेशवा किससे कराएगा, अंग्रेजों से कराएगा। ठीक है, यानी यहां पर अंग्रेजों को लाभ कमाने का मौका मिला। दो लोग लड़ेंगे तो अंग्रेज वहां घुसेंगे ही। ठीक है, पेशवा और सिंधिया उधर लड़ रहे थे, अंग्रेज चले गए, देखो संधि कर लिए। यहां अब निजाम और गायकवाड़ लड़ रहे हैं, अंग्रेज शर्त कर लिए किसके साथ, पेशवा के साथ, बाजीराव के साथ, कि जब तुम पेशवा बन जाओगे तो निजाम और गायकवाड़ के बीच जो भी मतभेद चल रहे हैं उनका निपटारा तुम हमसे करवाओगे। ठीक है, एक और बात, अगर तुम पेशवा बन गए, यानी बाजीराव दोबारा पेशवा बनने की बात हो रही है, बाजीराव द्वितीय अगर दोबारा पेशवा बन जाता है, जैसा कि अंग्रेजों ने कहा था हम बनाएंगे, इसीलिए तो सेना दे रहे हैं, बना देंगे, अगर तुम बन जाते हो तो जो भी तुम्हारी विदेश नीति होगी, जो भी तुम्हारी विदेश नीति होगी, उन सब पर कंट्रोल कौन रखेगा, अंग्रेज रखेंगे। यानी पूरी विदेश नीति अंग्रेज ही देखेंगे। देख रहे हो, अब यहां पर दो ही पॉइंट आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि मराठों के आंतरिक मामलों में अंग्रेज शामिल हैं, अंग्रेज इंटरफेयर कर रहे हैं। एक चीज बस बच गई थी, विदेश नीति, जिससे पेशवा थोड़ा सा बड़ा बन सकता था, तो पेशवा की विदेश नीति को भी शर्त में शामिल कर लिया गया और अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी जो भी विदेश नीति होगी, जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी, जो भी एक्सटर्नल मैटर्स होंगे, वो सब भी तुम हमसे समाधान करवाओगे, हमसे क्लियर कराओगे, हमसे उसका सॉल्यूशन निकलवाओगे। ठीक है, अब देखिएगा जब ये शर्त होती है तो यहां पर एक बहुत ही महान इतिहासकार हैं, कौन है, सर देसाई साहब। ये एक कोट करते हैं, कथन करते हैं, क्या बोलते हैं, शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों का गौरव व स्वतंत्रता बेसिन की संधि द्वारा नष्ट कर दी गई। दिखाई दे, किसी तरह का कोई गौरव रह ही नहीं गया, कोई प्राइड, कोई डिग्निटी रह ही नहीं गई। सारे मामले आप अंग्रेजों से करवा रहे हो। अंग्रेजों से सेना ले रहा है बाजीराव, बदले में भूमि दे रहा है, बदले में सूरत दे रहा है, बदले में विदेश नीति दे रहा है। जो भी आपसी लड़ाई मतभेद हो रहे हैं उनको सुलझाने के लिए भी अंग्रेजों को अधिकार दे रहा है। तो कहाँ से कोई स्वतंत्रता या कोई गरिमा, कोई डिग्निटी रह गई मराठों के पास, इसके हिसाब से सर देसाई ने ये कहा।
ठीक है, आगे चलते हैं, बस 1-2 मिनट और। अब यहां पर क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो सीधे हम डायरेक्ट आते हैं एक मेन पॉइंट पर। क्या होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय दोबारा पेशवा बना दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों में कौन था? आर्थर वेलेजली। ये क्या करता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय को दोबारा पेशवा बना दिया, और उसकी डेट क्या है? 13 मई 1803। ठीक है, ये आर्थर वेलेजली की इतिहास में महान सफलता कही जाती है, क्योंकि एक निकम्मे नाकारा पेशवा को दोबारा पेशवा बना दिया, तो महान सफलता तो है ही अपने दिमाग के आधार पर। ठीक है, अब देखिएगा सारी चीजें जब हो गई, ये जो पेशवा बाजीराव है, ये जो बाजीराव द्वितीय है, ये पेशवा तो बन गया दोबारा, लेकिन जब इसने अपनी शर्तों को देखा और शर्तों को जब पूरा करता गया, तो इसे एहसास हुआ कि मैंने अपनी स्वतंत्रता खो दी, मैंने अपनी स्वतंत्रता खो दी, मैंने अपना प्राइड, अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा, अपना सम्मान सब कुछ खो दिया। अब इसे एहसास हुआ, और जब एहसास हुआ तो इसने फिर से बाकी लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। इकट्ठा किया, अच्छा ये जो संधि थी किसको किसको पसंद नहीं आई? तो सबसे पहले पेशवा को पसंद नहीं आई, सिंधिया को पसंद नहीं आई, भोसले को पसंद नहीं आई, इन सारे लोगों को पसंद नहीं आई, और ये सारे लोग क्या हुए? एकजुट हो गए दोबारा अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। लेकिन यहां पर कुछ लोग अभी भी थे, जैसे एक थे गायकवाड़ और एक थे होलकर। होलकर क्यों पेशवा का साथ देंगे? क्यों, जब हत्या करवा दिया था। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, युद्ध के लिए एकजुट नहीं होते हैं, या मराठों के साथ आने से मना कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें थी? पहले पेज में मैं आप लोगों को बताया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। 3 बिंदुओं पर हमने इसे पढ़ने की कोशिश की। पहला कारण, दूसरा पृष्ठभूमि, तीसरा युद्ध। कारण में हम 4 कारण देखेंगे, पृष्ठभूमि में हमने समझौता देखा, युद्ध देखा, परिणाम देखा, संधि देखी। फिर युद्ध देखेंगे जो कि हमारी अगली वीडियो में होगा। ठीक है, फिर हम आ गए थे सीधे कारण में। कारण में हमने 4 कारणों को देखा। योग्य मराठा व्यक्तित्व का अंत या अभाव, मराठों का आंतरिक संघर्ष, अंग्रेजों द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, पेशवा बाजीराव द्वितीय की दुर्बलता, षड्यंत्रकारी व्यक्तित्व तथा मराठों के नेतृत्व में अयोग्य। योग्य मराठा व्यक्तित्व का अंत कैसे? नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 13 मार्च 1800 को, और जितने भी योग्य मराठा थे तब तक सभी का अंत हो चुका था। मराठों का आंतरिक संघर्ष का क्या मतलब है? पेशवा, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, निजाम। पुणे में पेशवा, गायकवाड़ बड़ौदा में, होलकर इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में, भोसले नागपुर में, निजाम हैदराबाद में। ये सब आपस में लड़ भिड़ रहे थे, जिसे हमने आंतरिक मामला कहा, और इसकी खबर अंग्रेजों को मिल गई थी, तो अंग्रेजों द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाना, ये तीसरा कारण बना, और चौथा कारण ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे में हमने देखा पृष्ठभूमि को। ठीक है, पृष्ठभूमि में हमने पहला क्या देखा? नाना फडणवीस की मृत्यु। ठीक है, नाना फडणवीस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और जितने भी योग्य मराठे थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। फिर समझौता होता है पेशवा और सिंधिया के बीच में। पेशवा मदद करेंगे सिंधिया की होलकरों के विरुद्ध में, और सिंधिया मदद करेंगे पेशवा की नाना फडणवीस के मित्रों के विरुद्ध में। ठीक है, युद्ध होता है मालवा में सिंधिया और होलकर के विरुद्ध।
जिसमें सिंधिया और पेशवा एक साथ होते हैं और हत्या कर देते हैं बिठू जी होलकर की। ठीक है, बिठू जी होलकर जसवंतराव होलकर के भाई हैं, इंदौर के महाराज भी हैं जसवंतराव होलकर, और भारत का नेपोलियन इन्हें कहा NS इनामदार ने। जसवंतराव होलकर के जब भाई की हत्या कर दी जाती है तो जसवंतराव होलकर 25 अक्टूबर 1802 को पूना का युद्ध करते हैं, जिसमें एक तरफ होते हैं स्वयं जसवंतराव होलकर और दूसरी तरफ होती है संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में मतलब पेशवा और सिंधिया। ये युद्ध होता है, युद्ध में जसवंतराव होलकर जीत जाते हैं, पेशवा और सिंधिया हार जाते हैं। जब जसवंतराव होलकर जीत जाते हैं तो पूना का पेशवा अपने दोस्त विनायक राव को बना देते हैं। विनायक राव पुत्र हैं अमृत राव के, और अमृत राव पुत्र है यानी गोद लिया पुत्र है राघोवा का। राघोवा का दूसरा पुत्र पेशवा बाजीराव द्वितीय है, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अमृत राव भाई हैं, यानी कहा जाए तो पेशवा बाजीराव का भतीजा विनायक राव गद्दी पर बैठा है। पेशवा बाजीराव भाग जाता है कहाँ, बेसिन, और अंग्रेजों की शरण ले लेता है और संधि करता है। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ भाग गया, ये जो मैं पिछले युद्ध का बताया, यानी इसका पिता भी भागा था रघुनाथ राव, सूरत की संधि किया था अंग्रेजों से, वैसे बेटा भागा बाजीराव सेकंड, बेसिन भाग करके बेसिन की संधि किया। 31 दिसंबर 1802 को संधि होती, जिसे बेसिन की संधि या बसाइन की संधि कहते हैं। एक तरफ थे बाजीराव सेकंड, एक तरफ से बाजीराव सेकंड और दूसरी तरफ अंग्रेज में वेलेजली को मान सकते हैं, जिसे आर्थर वेलेजली हम कह रहे हैं। ठीक है, पहली शर्त होती है अंग्रेजों और मराठों के क्षेत्रों व दोस्तों की रक्षा एक दूसरे दोनों करेंगे। दूसरा, बाजीराव किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मन को अपनी सीमा में नहीं रखेगा। अंग्रेज बाजीराव सेकंड को 6000 पैदल सैनिक देंगे और तोपखाने देंगे। बदले में बाजीराव अंग्रेजों को भूमि देगा जो 26 लाख प्रतिवर्ष की आय दे सके। ये सारा काम अंग्रेज क्यों कर रहे हैं, यानी जो सेना वगैरह क्यों दे रहे हैं, कि बाजीराव द्वितीय दोबारा पेशवा बन जाए। इस संधि की तीसरी बात, सूरत भी अंग्रेजों को दे दिया बाजीराव ने। निजाम और गायकवाड़ का जो मतभेद हो रहा था, अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमसे उसका समझौता कराओगे और जो तुम्हारी विदेश नीति है उसे भी हम ही ऑपरेट करेंगे, हम ही रेगुलेट करेंगे, हम ही देखेंगे। ठीक है ना। सर देसाई साहब यही स्टडी करते हैं और बताते हैं कि शिवाजी ने जो स्थापना की थी, यानी मराठा गरिमा, मराठा प्राइड और मराठों की स्वतंत्रता का, उसे इस संधि ने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, और पेशवा बाजीराव द्वितीय इस संधि के बाद क्या होता है, दोबारा पेशवा बन जाता है। पेशवा किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों द्वारा यानी आर्थर वेलेजली द्वारा। तो इसे इतिहास में कहा जाता है कि महान सफलता है। कब बनाया गया था, 13 मई 1803 को पेशवा दोबारा पेशवा बना दिया गया। इसे महान सफलता कहा गया आर्थर वेलेजली की। पेशवा सिंधिया भोसले की अब आंखें खुली, लगा कि हाँ हमारे साथ बुरा हुआ है, बुरा हुआ तो ये लोग एकजुट होंगे आगे चलकर युद्ध करने के लिए, तभी तो होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, और किंतु गायकवाड़ और होलकर इनका साथ देने से मना कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले एपिसोड में हमने देखी। अब हम देखेंगे सीधा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बने रहिएगा हमारे VS क्लासेस के ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, VS क्लासेस हमलाई बेहतर से जुड़कर बेहतरीन बने। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।